गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। पेज 100 ओपन कर लो। तो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हम ये पढ़ेंगे कुछ क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने ये साबित किया कि जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए होता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर्स को लेके जाता है उस मॉलिक्यूल का नाम डीएनए है। जब वैज्ञानिक इस बात की खोज कर रहे थे कि उस मॉलिक्यूल की केमिकल नेचर क्या है, कौन सा है वो जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है ना। मेंडल के अनुसार कहें हम, या फिर टी.एच. मॉर्गन के अनुसार कहें, या सटन एंड बोवरी जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी, ये सब ये मानते थे कि न्यूक्लियस जो होता है सेल का, उसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल डिवीज़न के समय बनते हैं, जिनको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक से अगली जनरेशन के सेल में, लेकिन उन क्रोमोसोम बने किस चीज़ के होते हैं, यानी कि क्या वो प्रोटीन होते हैं, क्या वो आरएनए होते हैं, क्या वो डीएनए होते हैं, ये उन्हें नहीं पता था। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए वो यहाँ पर स्टडी हम करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये एक्सपेरिमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के डीएनए को नेकेड अपटेक कर लेता है तो उसे कहते हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ साइड में। नेकेड अपटेक ऑफ डीएनए by any organism is called transformation. ठीक, ये डेफिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन की। डीएनए को नेकेड अपटेक कर लिया, ये कुछ ऐसे ही होता है कि जैसे मेरे पास ये चौक रखी है और इस चौक को मैंने उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, है ना। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि अब मेरे पास एक चौक आ गई। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स अगर डीएनए का अपटेक इस तरह से करते हैं कि डीएनए को उन्होंने एक तरह से एब्जॉर्ब कर लिया और अपने डीएनए में जो उनके पास पहले से था उसमें उसे इंटीग्रेट कर लिया, जिससे उनके अंदर परिवर्तन भी आ गया। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एनीवेज, अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ग्रिफिथ ने क्या किया, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जो न्यूमोनिया को कॉज करता है। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन्स होती है। स्ट्रेन का मतलब होता है सब स्पीशीज। स्पीशीज के अंदर पाई जाने वाली जो छोटी छोटी कैटेगरीज होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म तो एक स्पीशीज में भी सेम नहीं होते, उन कैटेगरीज को स्ट्रेन्स कहा जाता है या सब स्पीशीज कहते हैं। तो इसकी दो सब स्पीशीज होती हैं, दो स्ट्रेन्स होती हैं। एक तो होती है रफ और एक होती है स्मूथ। दो तरह की स्ट्रेन्स होती हैं। इन स्ट्रेन्स का मतलब क्या है? रफ स्ट्रेन का मतलब ये है कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वो वाली बैक्टीरियल सेल्स की कॉलोनीज जो कि कैसे दिखते हैं, रफ दिखते हैं। सपोज करो ये पेट्री प्लेट है। पेट्री प्लेट इनको कहते हैं, ये जो ग्लास की होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं, जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है, उनको पेट्री प्लेट कहा जाता है। ठीक है, पेट्री प्लेट में हम बैक्टीरिया का खाना रख देते हैं, उसके बाद बैक्टीरिया उन पर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम उनको स्टडी कर सकते हैं। तो जब इनका खाना हमने इनमें रख दिया और बैक्टीरिया इनमें मल्टीप्लाई करने लगे, तो कुछ देर बाद बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से बैक्टीरिया की कॉलोनी दिखती है। अब बैक्टीरिया का सिंगल सेल तो दिखेगा नहीं, उनका एक क्लस्टर दिखेगा, उस क्लस्टर को हम कहते हैं कॉलोनी। तो इनकी जो कॉलोनी होती है, अगर इस कॉलोनी के जो एजेस होती है वैसे स्मूथ दिखती है तो उसे कहते हैं स्मूथ कॉलोनी, यानी वो स्मूथ स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं।
लेकिन अगर उनकी जो एजेस हैं वो कुछ इस तरह की दिखती है, ऐसी रफ, तो उसे हम कहते हैं कि वो रफ स्ट्रेन का बैक्टीरिया है। ठीक है, तो रफ में और स्मूथ में ये अंतर होता है कि स्मूथ वाले जो होते हैं इनकी जो बाहरी अपीयरेंस होती है कॉलोनी की वो एकदम स्मूथ होती है। अब स्मूथ वाले की स्मूथ क्यों होती है, उसका रीज़न ये है, देखो इस पैराग्राफ में दिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की स्मूथ शाइनी कॉलोनीज जो होती हैं इन दे हैव म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट व्हाइल आर स्ट्रेन डज नॉट। यानी कि ये वाले जो होते हैं स्मूथ वाले, इनके चारों तरफ एक पॉलीसेकेराइड का कोट होता है, म्यूको पॉलीसेकेराइड। इसकी कोटिंग की वजह से इनकी जो कॉलोनी होती है वो एकदम स्मूथ होती है। अब एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखो। ये वाली जो दोनों टाइप के बैक्टीरिया थे, रफ और स्मूथ, इसमें से स्मूथ वाला जो था ये डिजीज कॉज करता था, जबकि रफ वाला जो था वो डिजीज कॉज नहीं करता था। तो ग्रिफिथ ने, यानी फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने रफ वाला जो था उसका इंजेक्शन लगाया माइस को, यानी कि चूहों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो रफ वाले का माइस को अगर लगाएंगे तो माइस जीवित रहेगी, क्योंकि रफ से न्यूमोनिया नहीं होता। इसके बाद उन्होंने स्मूथ का इंजेक्शन लगाया माइस को, तो स्मूथ से उसे क्या हो गया, न्यूमोनिया हो गया, क्योंकि वो वाला जो स्ट्रेन था वो विरुलेंट था। जो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखे उस स्ट्रेन को कहते हैं विरुलेंट, जो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी ना रखे उसे कहते हैं एविरुलेंट। तो यहाँ पर विरुलेंट कौन सा हुआ, स्मूथ वाला, स्मूथ वाला हुआ विरुलेंट, रफ वाला हुआ एविरुलेंट। क्योंकि स्मूथ वाले का इंजेक्शन जब माउस को लगाएंगे तो वो माउस मर जाएगा यानी कि डाई। इसके बाद अगला स्टेप उन्होंने क्या किया, एस्ट्रेन हीट किल्ड, एस्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे इसको उन्होंने हीट दी, और हीट देने के बाद इसको माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। इसके बाद माउस क्या है, वो जीवित है यानी लाइव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट देने से एस्ट्रेन की जो ये डिजीज कॉज करने की एबिलिटी थी यानी विरुलेंस थी वो खत्म हो गई। हुआ ये था कि हीट की वजह से ये किल हो गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, रफ स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस, यानी हीट से मारे हुए एस वाले बैक्टीरिया को उन्होंने रफ वाले के साथ मिक्स किया, उसके बाद माउस के अंदर इंजेक्ट किया। तो वो क्या देखते हैं कि माउस मर जाते हैं। हीट किल्ड एस को अलग से इंजेक्ट करते हैं तो भी माउस जिंदा रहते हैं, रफ को इंजेक्ट करते हैं तो भी माउस जिंदा रहते हैं, लेकिन दोनों को अगर साथ में इंजेक्ट करते हैं तो माउस मर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, और बाद में जो माउस मर गए इस केस में उन्होंने उनकी बॉडी में ये देखा कि स्मूथ वाले बैक्टीरिया पाए गए। स्मूथ वाले तो हमने इंजेक्ट ही नहीं करे, स्मूथ वाले तो हमने हीट किल्ड करे और साथ में रफ करे। तो इसका मतलब ये जो रफ वाले थे वो किसी तरह से स्मूथ में परिवर्तित हो गए, है ना। तो स्मूथ में परिवर्तित करने वाली कौन सी वो चीज़ थी, उस चीज़ को ही नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी हीट किल्ड एस वाला जो था उसने किसी तरह से रफ वाले को स्मूथ में परिवर्तित कर दिया, और उस परिवर्तित करने वाली चीज़ का नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, क्योंकि वैज्ञानिकों को उस समय पता नहीं था कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो यहाँ से यहाँ आता है और इसको स्मूथ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये था इनका एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब वो जो चीज़ थी जिसने ट्रांसफ़र किया उसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया, और इस प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है। रफ वाले जो सेल्स थे वो स्मूथ में कन्वर्ट हो गए। अब किसी कारण से, क्या पता, है ना, उस समय तो नहीं पता था कि डीएनए ही है वो जो ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसके बाद देखो लास्ट पैराग्राफ में देखो क्या लिखा है, he concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria
Some transforming principle transferred from the heat-killed S strain had enabled to R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat. यानी कि अब R वालों के चारों तरफ भी एक स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट होगी और वो S बन गए, जिसकी वजह से वो विरुलेंट हो गए यानी डिजीज कॉज करने लगे. This must be due to transfer of the genetic material. However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiments. इनका एक्सपेरिमेंट यहीं तक था. उन्होंने ये कहा कि एस स्ट्रेन जो है वो बन गई रफ स्ट्रेन से किसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी जेनेटिक मटेरियल के कारण. उसकी केमिकल नेचर मुझे नहीं पता. ठीक है, तो उनके एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स थे उनको लेके आगे फिर एनालिसिस किया एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में, जो कि नेक्स्ट पैराग्राफ में है, कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. इसमें हम देखते हैं 3 वैज्ञानिकों के नाम पहली ही लाइन में दिए. देखो, प्रायर टू वर्क ऑफ ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैककार्टी, जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन. तो ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से एनालाइज किया है ना, और उसके ऊपर एक नया एक्सपेरिमेंट किया, एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी. तो इनका एक्सपेरिमेंट अभी हम देखते हैं. एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी. एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी ने क्या किया, उन्होंने ये कहा, सपोज उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए क्योंकि लोगों को शक था कि ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली चीज़ प्रोटीन है ना कि डीएनए. तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, हम तीनों चीज़ों का टेस्ट करते हैं, डीएनए का भी, प्रोटीन का भी और आरएनए का भी. जो चीज़ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होगी वो सामने आ जाएगी. उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली और इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में उन्होंने ऐड किया रफ स्ट्रेन का बैक्टीरिया, साथ में हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन का बैक्टीरिया. ठीक है, तो हीट को केमिस्ट्री में ट्राइंगल से इंडिकेट करते हैं, तो इसको अगर हम ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं तो भी चलेगा. इसमें भी उन्होंने ऐड किया R+S, इसमें भी ऐड किया R+S. अब इस एक्सपेरिमेंट को 3 जगह करने की क्या जरूरत है. पहले वाले केस में उन्होंने एक एंजाइम ऐड किया जिसका नाम था डीएनएज. इसके बाद अगले में ऐड किया आरएनएज और लास्ट वाले में ऐड किया प्रोटीएज. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली चीज डीएनए है तो इस डीएनए यानी डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम से वो चीज़ वहीं पर डाइजेस्ट होनी चाहिए और ये प्रोसेस रुक जाना चाहिए. अगर ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली चीज़ आरएनए है ना, तो फिर वो इस एंजाइम की मदद से रुक जानी चाहिए क्योंकि आरएनए को डाइजेस्ट कर लेगा. और प्रोटीन का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है. अगर वो प्रोटीन होगी तो ये प्रोटीन उसे डाइजेस्ट कर लेगा और ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा. और हमें इन तीनों एक्सपेरिमेंट में ये देखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन रुका कहाँ, किस केस में एस वाले नहीं बने. इसमें क्या होगा कि एस वाले बन जाएंगे. उसका रीज़न ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली चीज़ क्या थी, वो तो डीएनए था. वो तो अब हमें पता ही है, प्रोटीन से तो वो रुकेगा नहीं, इसलिए स्मूथ बन गया, सॉरी एस स्ट्रिंग बन गया. इस केस में भी क्या है, एस बन जाएगा क्योंकि वो चीज़ आरएनए भी नहीं है. और इस केस में क्या होगा, ये प्रोसेस रुक जाएगा. तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि डीएनए ही वो था, क्योंकि वो डीएनए नाम के एंजाइम से वो प्रोसेस यहाँ पर आकर ब्लॉक हो गया. तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था उससे हमें क्या पता लगा कि वास्तव में डीएनए जो थे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस कहेंगे, आरएनएस क्या होगा राइबो न्यूक्लियस, और प्रोटीएज मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. इन एंजाइम्स की मदद से उन्होंने क्या किया कि रोकने की कोशिश की है ना, 3 सेट बना के. उससे पता लग गया कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल था जिसने ट्रांसफॉर्मेशन कराया रफ स्ट्रेन के बैक्टीरिया का स्मूथ स्ट्रेन. देखो लास्ट लाइन में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज. तो पहला वाला जो लिखा है डीएनएज, पहला वाला जो लिखा है डीएनए, इसका मतलब होता है डीएनए के कई सारे मॉलिक्यूल्स. और दूसरा वाला जो है ये
डीएनए, इसको लिखा है इन्होंने डीएनए, है ना, इसका मतलब होता है एंजाइम। ये डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज इसका मतलब है। और इसका मतलब क्या हुआ, मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो ये प्लूरल है। यहाँ पर एज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एज का मतलब हुआ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो नेक्स्ट टाइम आज हमने पढ़े ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, मैक्लियोड, मैककार्टी और एवरी का एक्सपेरिमेंट। कल हम पढ़ेंगे हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट भी इतना ही इम्पोर्टेंट है और ये इस बात को पक्के तौर पे साबित कर देगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में अगर कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं।